हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अभी तक हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार पढ़े थे। बाद में हमने ये पढ़ा था कि अरस्तु की जो है वह क्रांति को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए क्या उपाय जो है वह बताए थे। उनमें से हमने दो उपाय जो है वह पढ़े हैं, सामान्य उपाय और विशेष उपाय। सामान्य उपाय के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज थोड़ा सा रह गया है विशेष उपाय के बारे में। विशेष उपाय के बारे में अरस्तु ने कहा है, क्योंकि अरस्तु के टाइम जो था वह संविधान में जो चेंजेस होते रहते थे, संविधान में जो परिवर्तन होते रहते थे, जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को हटाकर जो है वह मोनार्ची शासन जो है वह आना, मोनार्ची को हटाकर जो है वह एरिस्टोक्रेसी आना, यानी कि कुलीन तंत्र आना। तो जो संविधान में बार बार चेंजेस हो रहे थे, उनके कारणों को देखते हुए है ना, क्रांति संबंधी जो है ना, क्रांतियों को हटाने के लिए अरस्तु ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। इन संविधान में जो चेंजेस हो रहे थे, शासन व्यवस्था में जो चेंजेस हो रहे थे, उनको उन्होंने देखते हुए तो अरस्तु ने सबसे पहले बताया है कुलीन तंत्र के बारे में, जिसको अपन एरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। एरिस्टोक्रेसी में आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा कि जिसमें शासन व्यवस्था में कुछ लोगों की भागीदारी होती है, कुछ लोग जो है वो शासन व्यवस्था का काम संभालते हैं, वो होता है आपका एरिस्टोक्रेसी, जिसको कुलीन तंत्र जो है वह कहा जाता है। कुलीन तंत्र में क्रांति को जो है वो हटाने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए निम्न वर्ग की जो है वो पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। मतलब निम्न वर्ग के हितों की जो उपेक्षा शासक वर्ग के द्वारा नहीं जो है वह की जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्य है वो निम्न वर्ग को सौंपे जाने चाहिए। साथ ही जो है वह समानता के सिद्धांत को भी अपनाया जाना चाहिए क्रांति को दबाने के लिए। तो कुलीन तंत्र में अरस्तु ने केवल एक ही बात की है कि निम्न वर्ग के हितों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शासन सत्ता जो होती है वह कुछ ही लोगों के हाथों में होती है और सभी के साथ समानता का व्यवहार जो है वह किया जाना चाहिए। उसी टाइप से अरस्तु ने डेमोक्रेसी के बारे में बताया है कि डेमोक्रेसी में जो है वह धनिक लोग अपनी संपत्ति के प्रति जो अनसिक्योर होते हैं, उनको आश्वासन दिलाना चाहिए कि उनकी संपत्ति की रक्षा जो है वह की जानी चाहिए। साथ ही जो नेता लोग होते हैं वो जोशीले भाषण देकर जनता को बहकाते हैं, तो इससे भी जनता को जो है वह सावधान रखना चाहिए कि इस प्रकार के जोशीले भाषणों में जनता जो है वह बहकावे के अंदर नहीं आए। उसके बाद में जो आपका राजतंत्र है, राजतंत्र का जो मोनार्ची शासन है, उसका जो है विकृत रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं टेरेनी बोलते हैं। टेरेनी में ये होता है कि उसमें क्या करें, शासक वर्ग है, ये जो सत्ता संभालने वाले व्यक्ति है, वो अपने जो है वह शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए कुछ जासूस जो है वह रखे। मतलब राजा को ऐसे जासूसों की जरूरत होती है जो जनता की सारी जानकारी जो है वह समय समय पर राजा को उपलब्ध जो है वह करवाए। और राजा को चाहिए कि वह जनता में भय बनाकर रखे। मतलब राजा का जो नेचर है वो बहुत ही आक्रामक होना चाहिए, जनता को जो है वह भय में रखना चाहिए, उससे जो है वह क्रांति को दबाया जा सकता है। लेकिन साथ ही जो है वह लोगों का कल्याण करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अपराधियों को दंड दे और जो अच्छे व्यक्ति है, जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की सहायता करते हैं, उन व्यक्तियों को जो है वह सम्मानित भी किया जाना चाहिए। सेम एज यही बात उसने जो है वह मोनार्ची शासन के लिए बोली है, राजतंत्र के लिए भी उसने सेम बात बोली है अरस्तु ने। तो अरस्तु ने इस टाइप से विभिन्न संविधानों के परिवर्तन के कारण जो क्रांति होती है उसको दबाने के लिए ये कुछ स्पेशल जो है वो उसने ये उपाय बताए हैं। इसी के साथ प्रोफेसर जो है वह मैक्सी ने भी कहा है कि राजनीतिक विज्ञान क्रांति रूपी जो विष होता है उसको प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपाय निर्देशित नहीं कर सकता है जितना कि अरस्तु ने किया है। यानी कि अरस्तु ने जो है वह क्रांति को दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए जो है वो बहुत सारे उपाय बताए हैं, उतना तो राजनीतिक विज्ञान भी नहीं बता सकता है क्रांति को दबाने के लिए विश्वसनीय उपाय। अच्छा बच्चों, अपना ये फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें अरस्तु और प्लेटो है आपका। आप सारे वीडियो जो है वो सीक्वेंस में देखना, तब आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस न्यू वीडियो में आपको बना के बता दूंगी। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए अपन नया वीडियो मैं बना दूंगी आपके लिए। आज हम नेक्स्ट लेंगे सेकंड यूनिट, वही आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में सेंट थॉमस एक्विनास।
एक्विनास हम लेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास ये भी क्या थे, आपके फेमस राजनीतिक विचारक थे, फेमस फिलोसोफर थे। सेंट एक्विनास का जन्म जो है वो 1225 में हुआ था, 1225 में हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 7 मार्च 1274 में, 1274 में उनकी डेथ हुई थी। अब सेंट थॉमस एक्विनास जो है वो मेडिवल पीरियड, जो आपका मध्य युग है, उसमें सबसे फेमस विचारक थे सेंट थॉमस एक्विनास। फेमस विचारक, राजनीतिक विचारक भी थे, फेमस जो है फिलोसोफर भी थे। और सेंट थॉमस एक्विनास जो थे उनको जो है विद्वतावादी विचारक भी कहा जाता है। विद्वतावादी विचारक जिसको बोलते हैं स्कोलास्टिक, विद्वतावादी, इनको एक विद्वतावादी विचारक भी कहा जाता है, साथ में समन्वयवादी विचारक भी कहा जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन थिंकर भी इनको कहा जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि विद्वतावादी होता क्या है। विद्वतावादी जो है वॉज ए मेडिवल पीरियड स्कूल। ये जो मेडिवल पीरियड, जो आपका मध्य युग था, उसमें एक स्कूल जो है वो थी जिसमें विचारकों को लर्निंग से रिलेटेड चीजें जो है वो सिखाई जाती थी। तो विद्वतावादी मतलब उस समय जो है वो एक स्कूल से रिलेटेड ये एक वर्ड है। उसमें स्कूल को जो है वो बोला जाता था स्कोलास्टिक। स्कूल थी जिसको बोला जाता था स्कोलास्टिक, जिसमें सारे जो मध्य युगीन विचारक थे वो शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। इसके साथ ही इसमें जो है वह दर्शन होता है, विज्ञान होता है, और उसको धर्म के साथ जो है उनके विचारों को बैठाना। इस पूरे कंसेप्ट को बोलते हैं विद्वतावादी। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है वो और अपन ब्रीफ में इसको मतलब बहुत ही इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले अपन थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ले लेते हैं, थॉमस एक्विनास के बारे में। तो अभी आप इतना ही देखिए कि ये एक विद्वतावादी विचारक थे, ये एक समन्वयवादी विचारक थे। सेंट थॉमस के बारे में प्रोफेसर डनिंग ने कहा है कि सभी विद्वतावादी दार्शनिकों में सबसे महान दार्शनिक बताया है थॉमस एक्विनास को। प्रोफेसर डनिंग ने सभी विद्वतावादी विचारकों में सबसे महान दार्शनिक बताया है थॉमस एक्विनास को। साथ ही एन.बी. फोस्टर ने उनको विश्व का जो है वो सबसे क्रमबद्ध विचारक कहा है, सिस्टमैटिक विचारक कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि थॉमस एक्विनास ने केवल अरस्तु ही नहीं, अगस्टाइन और भी बहुत सारे जो धर्म शास्त्री उस युग में हुए थे, उनके विरोधी विचारों को आपस में तालमेल बैठाने का काम किया है थॉमस एक्विनास ने। मूल बात फॉर एग्जाम्पल जो है वह थॉमस एक्विनास ने जो है वह अरस्तु ने जो है वह सबसे मेन कंसेप्ट बताया था विवेक के बारे में, तर्क के बारे में, है ना, रीजन के बारे में। और अगस्टाइन का जो है वह फिक्शन यानी कि जो कल्पनाएं हैं, उन विरोधी विचारकों को उसने क्या किया, आपस में तालमेल बैठाकर अपने विचार जो है वह व्यक्त किए। इसीलिए एम.बी. फॉस्टर ने जो है वो उनको एक क्रमबद्ध विचारक कहा है। और एम.बी. फॉस्टर ने ये भी कहा है कि जो थॉमस एक्विनास थे वह मध्य युगीन विचारकों में सबसे अकेले एक ऐसा विचारक थे जो दूसरे विचारकों ने जो अपने कंसेप्ट दिए हैं उनका प्रतिनिधित्व वह करते थे। उनके जैसा और कोई दूसरा विचारक नहीं था। मतलब जो उस युग में जो सारे विचारक हुए थे, धर्मशास्त्री हुए थे, उनके विचारों को जो प्रकट करने का एक तरह से कार्य जो है वो थॉमस एक्विनास के द्वारा किया जाता है। और थॉमस एक्विनास ने धार्मिक शिक्षा पर जो है वो सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने जो है वो ईसाइयों पर बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे। उनकी जो मूल रुचि जो थी वो धार्मिक शिक्षा को लेकर थी। उन्होंने जो है वो दर्शन को जो है वो ईसाई धर्म से जोड़ा। उन्होंने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म से जो है वो जोड़ा। उन्होंने प्लेटो के विचारों को जो है वो ईसाई धर्म से जोड़ा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो दर्शन है, विज्ञान है, इन सब बातों को जो है वो ईसाई धर्म से जो है वो जोड़ने का प्रयास जो है वो थॉमस एक्विनास ने किया है। अब थॉमस एक्विनास का जन्म जो है वो 1225 में हुआ था। इटली का एक राज्य था जिसका नाम था नेपल्स। नेपल्स जो है वह राज्य के
एक्विनो नगर के अंदर थॉमस एक्विनास का जन्म हुआ था। नेपल्स राज्य था इटली का, उसमें थॉमस एक्विनास का जो है वह एक्विनी नगर में जन्म जो है वो हुआ था। उनके पिता का नाम भी एक्विनी था और माता का नाम था थियोडोरा। माता का नाम था थियोडोरा। अब थॉमस एक्विनास का जो पालन पोषण जो था वो बहुत ही वेल फैमिली में हुआ था। उनके मतलब पालन पोषण में कोई समस्या नहीं थी। उनके माता पिता जो है वह हर एक पेरेंट्स की तरह जो है उनको बहुत ही एक उच्च अधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन थॉमस एक्विनास की जो रुचि थी वो धार्मिक शिक्षा की ओर ज्यादा थी। उनको 5 वर्ष की आयु में मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में भेज दिया गया था। उसके बाद की उनकी जो शिक्षा थी वो नेपल्स इटली के राज्य के अंदर ही हुई थी। उसके बाद में थॉमस एक्विनास जो है वह 1244 ईस्वी में डोमिनिकन संप्रदाय से जुड़ गए थे। 1244 में थॉमस एक्विनास डोमिनिकन संप्रदाय से जुड़ गए थे, जहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है वह दी जाती है। डोमिनिकन संप्रदाय से जुड़ गए थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वह इस संप्रदाय को जो है वह छोड़ दे और उन्होंने बहुत ही प्रलोभन दिया था कि वह इस संप्रदाय से जो है वह अलग हो जाए। लेकिन थॉमस एक्विनास जो है वह पेरिस चले गए बाद में, और फिर बाद में उन्होंने जो है वह अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर जो है वह शिक्षा ग्रहण की थी। 13वीं शताब्दी का सबसे महान दार्शनिक जो थे वो थे थॉमस एक्विनास। अल्बर्ट महान के चरणों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में इटली के बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें उन्होंने जो है वो पढ़ाने का काम भी किया। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में जो है वो बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उस समय के जितने भी जो है वो राजा हुए, पोप हुए, अनेक जो धर्मशास्त्री हुए, उनके साथ वो बैठकर विचार विमर्श करते थे और उनको सलाह देने का काम भी थॉमस एक्विनास के द्वारा किया जाता है। थॉमस एक्विनास को जो है वह पेरिस में उस समय जो विश्वविद्यालय थे उसमें जो भी भिक्षु होते थे, थॉमस एक्विनास जो थे वो संत थे, भिक्षु थे। तो उस समय पेरिस विश्वविद्यालय में भिक्षुओं के लिए कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन उस समय पोप की प्रधानता के कारण थॉमस एक्विनास को डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी, डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई। थियोलॉजी का मीनिंग होता है डीप स्टडी ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन रिलीजन, जिसमें जो है वह क्रिश्चियन के बारे में जो है वह बहुत ही क्रिश्चियन जो ग्रंथों का, क्रिश्चियन की जो धार्मिक शिक्षा है उनकी डीप स्टडी जो है वह की जाती है, तब उपाधि मिलती है, डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि मिलती है। तो उन्होंने ईसाई धर्म का जो है वह बहुत ही गहनता के साथ उन्होंने अध्ययन किया था। ये उपाधि मिली है उनको 1256 ईस्वी के अंदर इनको ये उपाधि मिली है। उसके बाद में जो है वह थॉमस एक्विनास की जो है वह 1274 के अंदर डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में उनको जो है वह डॉक्टर ऑफ चर्च की उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। उनकी डेथ के बाद उनको डॉक्टर ऑफ चर्च की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। तो थॉमस एक्विनास ने जो है वह अपने संपूर्ण जीवन में जो है वह बहुत सारी रचनाएं भी लिखी है, जिनमें से कुछ उनकी फेमस रचनाएं हैं। उनमें सबसे पहले है डी रेजिमाई प्रिंसिपल, डी रेजिमाई प्रिंसिपल। नेक्स्ट उनकी जो है वह फेमस रचना है कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। और उनकी एक फेमस रचना है सुमा थियोलॉजी का। ये कुछ फेमस रचना है थॉमस एक्विनास की, द रेजिमाइन प्रिंसिपल, कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स और सुमो थियोलॉजी का। ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है थॉमस एक्विनास के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वह थॉमस एक्विनास के जो है वह कानून के संबंधी विचार जो है हम पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।